गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे शाना शाना हाथ जोड़ी। तो उसमें अब आगे पढ़ते हैं। अंधेरा होने से पहले किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। इससे पहले हमने पढ़ा था कि ये लोग लायुंग में ठहरे थे। लायुंग जो एक युमथांग से पहले का गांव है, वहाँ ये लोग पहुँच गए थे और वहाँ लेखिका जो है वो तीस्ता नदी के किनारे बैठकर अपना सोच रही हैं, वहाँ के दृश्य को देख रही है, जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास कर रही हैं। तो वहीं ये बैठी हुई थी और इन चीज़ों को सोच रही थी। इनके लिए जो हिमालय था वो अब कविता नहीं दर्शन बन गया था। यानी इससे वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख रही थी, समझ रही थी, जो जीवन का दर्शन है, फिलॉसफी है। तो आगे है, अंधेरा होने से के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा ये पहुंची और अंजुली में जल को भरा तो इनको जो बातें याद आई कि हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? जो हम लोग कोई संकल्प करते हैं तो उसके लिए जल हाथ में लेकर और संकल्प करते हैं किसी चीज़ के लिए, कोई प्रण लेते हैं। तो वो सोच रही हैं कि इस जल को हाथ में लेकर मैं क्या संकल्प करूं। पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाए इसी बहती धारा में। उनके मन में था कि जो भीतर जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, जो तामसिकताएं हैं, जो तामसी भावनाएं हैं, जो जहर है, हलाहल है, यानी जो बुरी भावनाएं हैं, वो इसी बहती धारा में बह जाएं। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। अब रात में वो लोग कुछ मौज मस्ती करने लगे। तो जो जितेन था वो अपने साथियों के साथ कुछ गीत गाने लगा और नाचने लगा। तो जैसे वो शांत जो रात थी जिसमें सब तरफ एक शांति फैली हुई थी, उसमें एक अलग तरह की खुशी, एक अलग तरह की सुगंध भर गई। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। उस मस्ती का असर, संक्रमण हुआ मतलब उसका असर सब लोगों पर ऐसा पड़ा कि धीरे धीरे जितने भी पर्यटक थे इनके साथ सब एक गोल घेरा बनाकर, जैसे पहाड़ी लोग नृत्य करते हैं, वैसे नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे देखते ही रह गए। अब जब एक माहौल बन गया तो इनकी जो 50 वर्षीय सहेली थी मणि, उन्होंने भी अद्भुत नृत्य प्रस्तुत किया। वहाँ कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद? अब ये सोचने लगी कितना आनंद भीतर छुपा हुआ था जो इस माहौल में बाहर आ गया। लायुंग की सुबह, अब सुबह हुई, बेहद शांत और सुरम्य, यानी मन को मोहने वाला, सुंदर लगने वाली सुबह। तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई जो सुबह का समय था, वो भी मानो तीस्ता नदी की शांत धारा की तरह कल कल कर बहने लगा। अधिकतर लोगों ने की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। वहाँ के जो लोग थे वो पहाड़ों में आलू की खेती भी होती है। अपने यहाँ भी जो समय से पहले जो आलू आते हैं नए वाले, वो पहाड़ी क्षेत्रों से ही आते हैं। तो वो था व्यापार धान और शराब का व्यापार, ये वहाँ की रोजी रोटी थी। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। तब तक बर्फ़ वहाँ से पिघल चुकी थी। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। सी लेवल बोलते हैं जो समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती है उसको। तो वहाँ से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से
कम नहीं होते। जो लोग मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए जो बर्फीले पहाड़ होते हैं वो एक स्वर्ग का ही नज़ारा प्रस्तुत करते हैं। बड़ा रोमांच होता है देखने में। पहाड़ देखना हो या समुद्र देखना हो, दोनों में हम रोमांचित होते हैं हम लोग। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाओ चली जाऊं तो वहां सर्दियाँ बर्फ़ मिल जाएगी। कटाओ यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। तो बर्फ़ की तलाश में ये कुछ लोगों से पूछ रही थी कि कहाँ बर्फ़ दिखेगी, तो उसने बताया कि प्रदूषण के चलते यहाँ स्नोफॉल लगातार कम होता जा रहा है। तो इसके लिए आपको कटाओ जाना पड़ेगा। कटाओ एक जगह था जिसको भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। कटाओ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, वो टूरिस्ट लोगों की जानकारी में नहीं था ज़्यादा, इसलिए बहुत प्रसिद्ध नहीं हुआ था वो जगह, और अपने प्राकृतिक स्वरूप में ही था। जब टूरिस्ट ज़्यादा जाने लगेंगे तब वहाँ प्रदूषण फैलाएंगे, तब वहाँ छेड़छाड़ होगी। ऐसे अभी तक वो अछूता सा जगह था जो कि अपने प्राकृतिक स्वरूप में ही था, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। कटाओ जो लायुन से 500 फीट की ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया। अब ये बातें कर रहे थे दोनों, और उसकी जो पत्नी थी वो लकड़ी के घर में से उत्सुकता से देख रही थी कि ये किससे बात कर रहे हैं। तभी एक गाय आई और पन्नी में, पॉलीथीन में जो महुआ चुनकर जमा किया हुआ रखा हुआ था उसको खा गई। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाओ की ओर। अब इनको बर्फ़ दिखने की उम्मीद और उसको देखने की जो उत्तेजना मन में थी उसके साथ, और आवेश कि हम देख ही लेंगे आज बर्फ़, इस जोश में ये लोग, इन लोगों ने कटाओ की ओर सफ़र शुरू किया। कटाओ का रास्ता और ख़तरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। रास्ता तो खतरनाक था ही, साथ ही धुंध और बारिश भी थी। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। मतलब जितेन जो गाड़ी चला रहा था, अंदाज से चलाने का मतलब वो अनुमान से ही चला रहा था, उसको कुछ दिख नहीं रहा था ठीक से। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत, बादल के परत जमे हुए थे, सब पर फैले हुए थे। सब कुछ बादल में, बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था, और उस पर बारिश, एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। वहाँ एक चेतावनी लिखी हुई थी बड़ी इंटरेस्टिंग सी, कि इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। अगर आप शादीशुदा हैं तो स्पीड, गति को तलाक दे दीजिए। क्योंकि शादीशुदा है मतलब आप परिवार वाले हैं, आप पर जिम्मेदारी है लोगों की, तो आप गति को तलाक दे दीजिए, नहीं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो फिर वो लोग परेशान हो जाएंगे। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। ये चेतावनियाँ खतरनाक रास्तों पर लिखी होती है ताकि लोगों के दिमाग में बार बार ये बात आती रहे कि हाँ बहुत सावधान रहना है। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। जो सृष्टि का चमत्कार था, पहाड़ी जो दृश्य थे वहाँ, उनके बीच ये लोग चल रहे थे, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक था, कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए सब डरे हुए सहमे हुए से थे। तो सब बातचीत नहीं कर रहे थे कि ध्यान भंग हो जाएगा ड्राइवर का। जब धुंध छटी तो इनके बीच थोड़ी बातचीत शुरू हुई। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। मेरी सहेली मनी स्विट्ज़रलैंड घूम आई थी, उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है, न ही इतना सुंदर। हम कटाओ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। बर्फ़ जो जमी होती है वो दूर से चमकती है, लगता है जैसे किसी ने सफ़ेद रंग उस पर पोत दिया हो या पाउडर छिट दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप से बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ़ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ़।
थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी बर्फ। हम जो बर्फ़ देखते हैं फ्रिज में या ऐसे देखते हैं तो वो चमकता हुआ जमी हुई बर्फ़ होती है, लेकिन जो ताज़ी गिरी बर्फ़ होती है वो रुई के फाहों जैसी होती है। उसमें आपका पैर घुस जाए, उसमें चलना मुश्किल होता है, वो एकदम सूखा होता है, आपके कपड़े नहीं भीगेंगे उससे, क्योंकि वहाँ उसमें गलने लायक तापमान होता नहीं है, तो वो एकदम सूखा होता है। और ताज़ी बर्फ़ एकदम लगेगा, जब गिरते हुए देखेंगे तो लगेगा रुई के फाहे झर रहे हैं कहीं से। वो धीरे धीरे गिरता है, ऐसा नहीं बारिश की तरह तेज़ी में नहीं गिरता है। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर तक देख रही थी। चांदी से चमकते पहाड़, जब पहाड़ों पर धूप पड़ती है तो वो लगता है जैसे चांदी चमक रहा हो। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, रामरो छो। नेपाली में रामरो मतलब सुंदर, तो रामरो छो मतलब बहुत सुंदर है। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा, और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। बर्फ वहाँ गिरने भी लगी। तिमरो माया सेंधे मलाई सताऊं छू, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहूँ और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम कर गाने लगा। बर्फ गिरने से खुश होकर वह गीत गाने लगा। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान में बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। अब जब इनकी मनचाही चीज़ वहाँ मिल गई तो सब लोग खुश होकर उसकी तस्वीरें उतारने लगे। मेरे पांव झन झन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर कर देखूं। मेरे पास बर्फ़ में पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, यूमथांग और छांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। पैर झंझन करने लगा का मतलब ठंड से इनके पैरों की हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन मन बहुत प्रसन्न था। मन वृंदावन हो रहा था का मतलब वृंदावन खुशियों का प्रतीक है, कृष्ण की लीलाओं का जगह है, तो मन वृंदावन होने का मतलब कि मन में खुशियाँ उमड़ रही थी, इसलिए वो उस कष्ट को अनदेखा कर रहे थे। इन्होंने सोचा कि वो जो लंबे जूते होते हैं गम बूट के तरह बर्फ़ में चलने वाले, वो कहीं किराए पर मिल जाएं, लेकिन वो चूँकि टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, वहाँ अभी टूरिस्ट लोगों का आना जाना कम होता था, इसलिए वहाँ दुकानें नहीं थी जो किराए पर देती। दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी। फ़ोटो खींचने में ये आजकल और ज़्यादा हो गया है। ये उस समय तो कैमरा होता था, उसमें रील लगती थी, लेकिन आजकल तो कोई रील की कोई सीमा नहीं है कि इतना ही फ़ोटो एक रील में होगा। तो आजकल तो और ज़्यादा फ़ोटो खींचते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी आप घूमने जाइए तो फ़ोटो कम खींचिए, आँखों से ज़्यादा देखिए, तभी आप उसका सही मज़ा ले पाएंगे। नहीं तो लोग ऐसे मोबाइल करके ही घूमते रहते हैं, या तो उसका वीडियो बनाने लगेंगे या फ़ोटो खींचने लगेंगे। तो ऐसे में जो नंगी आँखों से आप सुंदरता देख सकते हैं, उससे आप वंचित रह जाते हैं। तो वही यहाँ लेखिका कह रही हैं कि सब लोग फ़ोटो खींच रहे थे, लेकिन ये आँखों से ही उसको अपने मन में खींच रही थी, उस सुंदरता को, जिससे महानगर के डार्क रूम में मैं इसे फिर देख सकूं। जैसे महानगर में जाने के बाद फ़ोटो को जब रील कैमरे से खींच लिया जाता था तो उसको एक डार्क रूम में डेवलप किया जाता था और उसको फ़ोटो बनाया जाता था उस रील से। तो वो काम ये महानगर को एक डार्क रूम की कह रही हैं कि वहाँ जब कुछ अच्छा चीज़ नहीं मिलेगा तो इसको याद कर सकें वो, इसलिए वो अपनी आँखों में ही बसा रही थी उस सुंदरता को। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। अब ये सोच रही हैं कि ऐसी ही सुंदरता के बीच हमारे ऋषि मुनि रहते होंगे और उनको तब वेदों की रचना का ख्याल आया होगा। जब आप संपूर्ण आपका जीवन है, संपूर्ण से मतलब है कि जब आपको किसी तरह की असंतुष्टि नहीं रहेगी,
तो आपके मन में खींच नहीं रहेगा, आपका मन एकाग्र होगा और तब आप कोई रचना कर सकते हैं, कोई निर्माण कर सकते हैं, कुछ सृजन कर सकते हैं। तो वेदों का सृजन करने के लिए तो और भी ज़्यादा शांति की ज़रूरत रही होगी। तो ऐसे ही किसी माहौल में ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की गई है, ऐसा लेखिका सोचती है। जीवन सत्यों को खोजा होगा और जीवन के सत्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। उस सुंदरता को देखकर मन में ऐसी भावनाएं जन्मेंगी कि वो हिंसा को छोड़कर करुणा का अवतार बुद्ध जैसा बन सकता है, थोड़ी देर के लिए इसे। उसके मन में कोई कुविचार आ ही नहीं सकता है इस सुंदरता के बीच, ऐसे दृश्यों के बीच। कहने का अर्थ कि वो इतना सुंदर जगह था कि वहाँ शांति ही शांति थी और हर तरफ सौंदर्य बिखरा पड़ा था, तो उसमें कोई कुविचार मन में आ ही नहीं सकता है, सिर्फ अच्छी चीज़ें ही मन में आ सकती हैं। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा, मतलब ईव इतनी सुंदर थी कि कोई शैतान भी उसको देखता तो अपने कुविचार भूल जाता था, उसके मन में कोई बुरी भावना आ ही नहीं सकती थी। इसकी तुलना उन्होंने इससे की। मैंने मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता, पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फ शिलाएँ पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुँचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि जो है वो अलग ही बात सोच रही थी कि उन बर्फ के पहाड़ों को देखकर कि ये जल संग्रह हो रहा है, यहाँ स्टोर किया जा रहा है, जब गर्मी आएगी तो ये सप्लाई शुरू हो जाएगा। तो कितनी बढ़िया व्यवस्था है प्रकृति की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। फिर जब इस सुंदरता में ये लोग डूबी हुई थी तभी लेखिका के मन में जैसे कि सुंदरता पर बादलों की परत आ जाती है, उसी तरह इनको उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया कि इस सौंदर्य भरे जीवन में भी, इस स्वर्गीय दृश्यों के बीच भी कुछ पहाड़ी में पत्थर तोड़, मतलब वो जीवन के संघर्ष में लगी हुई है, वो इसका आनंद नहीं ले पाती हैं, वो तो अपने प्रतिदिन के जीवन को बचाने में लगी हुई हैं कि कैसे आज का बीतेगा। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्का दुक्की फौजी छावनियाँ। तब इनको फौजी छावनियाँ दिखी। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। इन्होंने एक फौजी से पूछा। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सकें इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। अब उस ठंड में जो फौजी काम पर लगा था उससे इन्होंने पूछा तो उसने एक उदास सी हंसी हंसते हुए कहा कि आप चैन से सो सकें इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। हम यहाँ पहरा ना दें तो आप चैन की नींद नहीं सो पाएंगे, दुश्मन घुस आएगा। फेरी भेटुला, फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। नेपाली में फेरी भेटुला मतलब फिर भेंट होगी। कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। हम अपना आज आपके कल के लिए दे रहे हैं, मतलब हम अपना आज खर्च कर रहे हैं, तभी आपको आपका कल मिलता है। शायद हम दुश्मन से देश को बचा रहे हैं, तभी आप कल का जीवन जी पाते हैं। तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखेंगे, कल इसको ख़त्म कर लेंगे, अब थोड़ा ही बचा है। तो आप लोग पढ़िएगा, यह बहुत सारी जानकारियों से भरी हुई यह रचना है, यह यात्रा वृत्तांत है, जिसमें आप पहाड़ों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जीवन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। पढ़िएगा तो समझ में आएगा। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।